साथियों नमस्कार, बोल बरेली में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं फरीदपुर विधानसभा में और फरीदपुर विधानसभा में हम आपको समाजवादी पार्टी के एक जमीन से जुड़े नेताजी से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2022 की। इनका नाम है राजेश कश्यप जी। राजेश कश्यप जी, स्वागत है आपका बोल बरेली में। बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप छात्र पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, जरा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए जिससे कि लोगों को जानकारी मिल सके कि आप राजेश कश्यप जी कहाँ हैं, क्या हैं, कौन हैं। मैं राजेश कश्यप, समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी विधानसभा 122 फरीदपुर बरेली उत्तर प्रदेश। साथियों, मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में जुड़ा रहा हूं और मैंने कई सामाजिक संगठनों में प्रदेश स्तर पर, बरेली मंडल के स्तर पे बड़े बड़े पदों पर रहकर समाज सेवा करने का काम किया है। जी 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 जी। अब जैसे कि हम आते हैं 2022 की विधानसभा तैयारी चल रही है, तो फरीदपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो आप काफी घूम चुके हैं, मुझे लग रहा है सारे क्षेत्रों में आप घूम चुके होंगे। जी जी। तो आपने क्या क्या यहाँ कमियां पाई फरीदपुर में, और उन कमियों को जरा आप कुछ बताना चाहेंगे जो कमियां आप देखते हैं फरीदपुर विधानसभा में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं रहने वाला हूँ पैतृक जिला रामपुर का जी, और मेरा परिवार लगभग पिछले 40 से 50 साल से फरीदपुर में वास करता है। मैं भी पिछले 40-50 साल से फरीदपुर में लगातार मेरा आना जाना रहा है, परिवार में रहना हुआ है। बिजनेस और शिक्षा के वजह से हो सकता है कई बार अलग अलग जगह भी रहा मैं, लेकिन ज्यादा जुड़ाव मेरा बचपन से ही फरीदपुर से रहा है और बचपन से ही फरीदपुर की खामियों को, अच्छाइयों, बुराइयों से मेरा बहुत नजदीक का वास्ता रहा है। जी जी। और कहीं ना कहीं जनता की समस्या की अगर बात करेंगे आप, तो फरीदपुर कहीं ना कहीं विकास के स्तर में बहुत जुड़ा रहा है। जी। कहीं ना कहीं आप शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, रोड नाली की बात करोगे, बिजली की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हर स्तर पे फरीदपुर का विकास बहुत पिछड़ा रह गया है। जी। और फरीदपुर की एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो फरीदपुर फाटक की है। रेलवे फाटक जो है, जी, फरीदपुर रेलवे क्रॉसिंग है, उस पर हर रोज, हर बार एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ के वासियों को कम से कम 1-1, 2-2, 2.5, 3-3 घंटे कई बार खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। ये फरीदपुर की सबसे बेसिक और सबसे मूल बड़ी समस्या है। जी जी। जैसे आपने फरीदपुर फाटक की बात करी, जी, तो फरीदपुर में हम देखते हैं बरेली से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर मुख्यालय से दूर है। तो इतने पास होने के बावजूद भी इतनी सरकारें रहीं, तो क्या आप दोषी मानते हैं, किसे दोषी मानते हैं? जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, 300 से ज़्यादा विधायक उसके पास हैं, तो क्या लगता है आपको, जैसे वर्तमान में श्याम बिहारी यहाँ से विधायक हैं, क्या उनके कामकाज को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। क्योंकि यदि आज आप बात करेंगे सरकार की, तो सभासद, प्रधान, कहीं ना कहीं विधायक और कहीं ना कहीं मंत्री, कहीं ना कहीं आप कहेंगे तो नीचे से ऊपर तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, हर तबके पे बीजेपी के लोग बैठे हैं। और आज अगर इनकी मंशा सही होती तो फरीदपुर फाटक का काम 1 महीने में आसानी से सुलझ सकता है, आसानी से सोल्व हो सकता था। लेकिन इनकी मंशा कभी विकास करने की नहीं रही है। इनकी मंशा सिर्फ पुरानी सरकारों के द्वारा किए गए कामों का नाम बदलना, पुरानी सरकारों के द्वारा किए गए कामों को बंद करना, हिंदू मुस्लिम पे लड़वाना, मंदिर मस्जिद जात पात इन चीजों पे लड़वाने की रही है। इनके विकास का कोई मुद्दा रहा ही नहीं है। जी, विकास का मुद्दा नहीं रहा है। जी। अच्छा, जैसे कि मैं बात करूं वर्तमान में सरकार चल रही है जी, तो काम कर रही है, नहीं कर रही है, ये जनता जानेगी। जी। तो अखिलेश यादव का क्या एजेंडा रहेगा और आपके क्या मुद्दे रहेंगे जो आप वादे कर रहे हैं जनता से, जिनके अगर आपको मौका मिले, अखिलेश यादव जी टिकट दें और आप यहाँ से कैंडिडेट डिक्लेयर हों, तो आपने अपने कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाए होंगे, वो आप क्या पहुंचाना चाहेंगे जनता तक? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी सरकार के बारे में बता देता हूँ। समाजवादी की सरकार यदि बनती है तो कहीं ना कहीं हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा रहेगा, बिजली का, किसानों को खुशहाल करने का मुद्दा हमारा रहेगा, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का रहेगा, शिक्षा व्यवस्था में काम करने का हमारा मुद्दा रहेगा, और स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाने का हमारा मुद्दा रहेगा, रोड बनाने का, एक्सप्रेस वे बनाने का हमारा मुद्दा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है
कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम प्रत्येक प्रदेशवासी को स्टार्टिंग से ही 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम करेंगे, शिक्षा देने का काम करेंगे, डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्हें लैपटॉप टैबलेट देने का काम करेंगे। और उससे भी बड़ा एक मुद्दा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि प्रदेश में लगातार हम लोग डिमांड उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप प्रदेश में सभी समाज की जातिगत गिनती करवाने का काम करिए, जाति जनगणना करवाने का काम करिए, जिससे लगातार भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है। तो यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम सबसे पहले जातीय जनगणना करवाने का काम करेंगे और जातीय जनगणना करवाने के बाद प्रदेश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतनी भागीदारी देके समाज का विकास करवाने का हम प्रायोरिटी में काम करेंगे। और जैसा कि आपका सवाल था कि मेरा अगर पार्टी मुझ पर विश्वास दिखाती है और मैं भविष्य में विधायक बनता हूं तो मेरे क्या एजेंडे रहेंगे। देखिए मेरे एजेंडे में सबसे प्राथमिकता पे जो मेरा काम होगा वो फरीदपुर फाटक का कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट बनाने का मैं काम करूंगा। फरीदपुर फाटक पे जिस तरह से आज एक्सीडेंट होने की वजह से कोई निवासी होता है वो हॉस्पिटल समय पे नहीं पहुंच पाता है, किसी को कोई प्रेग्नेंट लेडी है डिलीवरी की इमरजेंसी टाइम आ जाता है वो नहीं पहुंच पाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो वो कहीं ना कहीं फाटक के इस तरफ या उस तरफ रह के अपनी जान गंवाने पर मजबूर हो जाता है और आसानी से हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं पा पाता है। तो इसलिए मेरा सबसे प्रायोरिटी पे अगर यदि कोई काम होगा तो फरीदपुर फाटक रेलवे क्रॉसिंग का काम करने का काम होगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं फरीदपुर विधानसभा के अंदर कम से कम 2 कन्या विद्यालय और कम से कम 3 राजकीय इंटर कॉलेज की व्यवस्था की जाएगी। एक बड़े पार्क का इंतजाम किया जाएगा। यहाँ आज भी हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े जो है जब घूमने के लिए खाना खा के शाम को वॉक के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें जान की जोखिम में लगा कर रेलवे फाटक के आसपास घूमना पड़ता है। उनके लिए अच्छी क्लीन ग्रीन हवा लेने के लिए पार्क की व्यवस्था नहीं है। तो फरीदपुर में एक बड़े पार्क की व्यवस्था करने का मैं काम करूंगा। इसके अलावा आप देखेंगे आज गांव में एक से एक बड़ी प्रतिभा उभर कर आ रही है, लेकिन एक अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम न होने की वजह से कहीं ना कहीं उन प्रतिभाओं को गांव में ही मस्के रह जाना पड़ता है, गांव में ही वो प्रतिभा कुचल के रह जाती है, वो प्रतिभा गांव और फरीदपुर से बाहर नहीं जा पा रही है। तो मेरा यदि मुझे चांस मिलता है तो पूरे फरीदपुर में मैं एक बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण करने का काम करूंगा और एक कम से कम 1000 से लेकर 1500 बेड का बड़ा हॉस्पिटल फरीदपुर वासियों के लिए बनाने का काम मैं प्राथमिकता पर करूंगा। काम आपकी प्राथमिकता पे जी। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कोविड का टाइम आया जी, तो भी जनता परेशान हुई जी, उसके बाद बीजेपी सरकार द्वारा राशन बांटा जा रहा है आजकल और आप देख रहे हैं थैला जो है बहुत मजबूत थैला है जी। तो जनता बीजेपी की तरफ लगाव ज्यादा करेगी कि समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा लगाव करेगी? देखिए, जब आपने कोरोना पीरियड की बात कही है तो आज तमाम देश नहीं विदेश के लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के द्वारा इतने निर्मम कोरोना के नाम पर लोगों की हत्या कर दी गई। अचानक लॉकडाउन लगाकर जो लोगों को एक जगह रहकर मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। उनके पास खाने पीने की, स्वास्थ्य की, दवा की, दूध की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोगों को मजबूर होकर 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पैदल जाकर आप शहर से अपने गांव जाना पड़ा, बिना बस के बिना ट्रेन के जाना पड़ा और रास्ते में हमने देखा कि हजारों लोगों ने कहीं किसी ने अपना बच्चा को गवा दिया, किसी ने अपना पति गवा दिया, किसी ने अपनी माता को खो दिया। और कोरोना पीरियड में यदि हम बात करेंगे, कोरोना पीरियड में इलाज की इतनी व्यवस्था की कमी रही है कि लोगों को संपूर्ण इलाज नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं आपने देखा एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई। लोगों ने अपने मृत परिवार के सदस्य को किसी ने साइकिल के बीच में डाल के एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम किया, किसी ने ठेली पे, किसी ने रिक्शे पे, कहीं हॉस्पिटल के बाहर किसी ने अपने परिवार के सदस्य की जान गंवाते हुए अपने आंखों से देखा, इलाज मिल नहीं पाया। और कहीं ना कहीं आप बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, ये इतने झूठे, मक्कार, भ्रष्टाचारी और मैं तो कहता हूँ बलात्कारी लोग हैं। ये बलात्कारी लोगों की सरकार है। इन्होंने तमाम झूठ बोलने में नंबर 1 है। ये इन्होंने 1 मिनट में बोल दिया कि कोरोना पीरियड में किसी की ऑक्सीजन की वजह से जान नहीं गई, किसी की वेंटिलेटर की वजह से जान नहीं गई, किसी की इलाज पूरा न मिलने की वजह से जान नहीं गई। तो मैं तो पूछना चाहता हूं उनसे कि बताइए अपने सरकार के विधायक केसर सिंह गंगवार जी की, जो बरेली जिले में ही
मौजूदा विधायक थे, सिटिंग विधायक थे, उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। उनका परिवार लगातार मुख्यमंत्री के पास लेटर भेजता रहा, गुहार करवाता रहा कि मेरे पिता के लिए, मेरे पति के लिए बेड की व्यवस्था की जाए, वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। और जब ये मुख्यमंत्री अपने विधायक तक के लिए इलाज के लिए सही सुविधा नहीं कर पाए, और मैं बताना चाहता हूं, मेरे अपने खुद के समाज से एक विधायक आते थे, विजयपाल कश्यप जी, जो विजय कश्यप जी इनकी सरकार में राज्य मंत्री तक थे, उनको इलाज नहीं मिल पाया। वो उन्होंने इलाज के बिना अपनी जान गंवा दी, और ये बात करते हैं झूठ बोल के कि संपूर्ण इलाज था, संपूर्ण ऑक्सीजन था। तो झूठ बोलने में नंबर 1 है ये सरकार। इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। हाँ, इन्होंने व्यवस्था की है तो लोगों को गलत अफवाहें फैला के मरवाने की। इन्होंने कोरोना पीरियड खत्म होते ही व्यवस्था की है। तो देखिए, आज देशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, अच्छी शिक्षा की जरूरत है, लेकिन हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल नहीं खुलवाए, पाठशाला नहीं खुलवाई, इन्होंने खुलवाई मधुशाला, जिस चीज के ये आदि है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना परिवार के हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना परिवार के हैं। इन्हें शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं पता, इन्हें परिवार की वैल्यू नहीं पता, इसलिए इन्होंने शिक्षा में बंद कर दिए, पाठशाला बंद करके और मधुशाला खुलवाकर जो इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया है, उसका जनता जवाब देगी। आज जनता इंतजार कर रही है इलेक्शन का। आप देखिए, 2022 आते ही हमारे देश का, प्रदेश का जवान हो, किसान हो, शोषित हो, वंचित हो, मजबूर हो, कहीं ना कहीं विद्यार्थी हो, शिक्षार्थी हो, शिक्षक हो, युवा हो, बेरोजगार हो, व्यापारी हो, और तो महिलाएं हो, इनसे जवाब मांग रही हैं। इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी हैं। सिर्फ इंतजार तो चुनाव आने दीजिए, और इनकी भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त करवा के जनता जो है इन्हें वापिस आश्रम भेजकर हवन कीर्तन करवाने के लिए छोड़ देगी, और इनका सुल्फा इन्हें पकड़ा के बता देगी कि तुम्हारे जैसे ढोंगी पाखंडी होगी, इस देश को, इस प्रदेश को कोई जा सकता नहीं है। जी, आपने काफी इन पे बातें कही। तो लास्ट में जाते जाते आप फरीदपुर की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे, अपना क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से? देखिए, मैं कहीं ना कहीं फरीदपुर की जनता से और तमाम उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर और झोली फैलाकर यह विनती करना चाहता हूं कि यदि आपको 2022 में शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी सेवाएं चाहिए, अच्छा विकास चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसके साथ उसकी भागीदारी चाहिए, विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप चाहिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त चाहिए, महिलाओं का सम्मान चाहिए, झूठ बोलने वालों को छुटकारा चाहिए, बलात्कारियों, पाखंडियों, भ्रष्टाचारियों से अगर आपको छुटकारा चाहिए, शिक्षित युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री चाहिए, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इन देश देखने वालों से छुटकारा चाहिए। जिस तरह से आज देश की और पुरानी सरकारों द्वारा जो हम देश और प्रदेश को प्राचीन बहुमूल्य सरकारी संस्थान मिले थे, एम्स मिले थे, IIT मिली थी, IMT मिली थी, मेडिकल मिले थे, एम्स मिले थे, एयरपोर्ट मिले थे, रेलवे मिली थी, इन सबको यदि आप बचाना चाहते हो, और कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखित संविधान को बचाना चाहते हो, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा और प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। क्योंकि यदि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के ढोंगी लोग सरकार में बैठ गए, तो ये आपको याद रखना होगा कि दिल्ली की सरकार यूपी से बनती है, दिल्ली में जाने का रास्ता यूपी से निकलता है, और यूपी में अगर बैठ जाते हैं ये, तो दिल्ली में जाकर जो भी हमें थोड़ा बहुत हमारा अधिकार बचा हुआ है संविधान के द्वारा, वो भी हमसे छीनने का काम करेंगे, और जो हमारी प्राचीन धरोहर थोड़ी बहुत भी बची है उन्हें भी बेचकर ये हम लोगों को गुलाम बनवाने का काम करेंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि प्रत्येक प्रदेशवासी और फरीदपुरवासी खुद बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें, वोट करें, और अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस में रहने वाले कम से कम 10 लोगों को समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में बताएं और उन्हें समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए अनुरोध करें। नमस्कार।